What's up everyone? This is Divesh Gupta. In this lecture, we are going to discuss question number 13 of the final account. Now, question number 13. सर हम लोग अब धीरे धीरे करते करते फाइनल अकाउंट की एंडिंग पे आ रहे हैं. ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट टू सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. बट सर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको आने वाला है मजा. सर क्यों आने वाला है मजा? क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखोगे, थोड़ा सा फॉर्मेशन देखोगे, तो आपको क्वेश्चन में वैसा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर कौन सा चेंजेस है. बट द थिंग इज दैट क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 के ट्रायल बैलेंस को एक बार मैच करो. हालांकि क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बट एक बार मैच करो क्या लिखा हुआ है. तो सर आपको क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ऊपर अगर देखने जाओगे तो नेम ऑफ अकाउंट्स लिखे. देखो ट्रायल बैलेंस में अगर आप लोग देखने जाओगे तो नेम ऑफ अकाउंट देके रखे हैं, जबकि आपको क्वेश्चन नंबर 12 में डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस देके रखा है. दैट मीन्स सर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है. आपको खुद ही ट्रायल बैलेंस क्या करना है, बनाना है. अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि नहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं देके रखा है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस आल्सो, बट ऐसे सिनेरियो में हमें अपना दिमाग लगा के ट्रायल बैलेंस खुद ही बना देना है. आई बात सबको समझ में? तो देखो मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही सेफर साइड के लिए ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करके रखा है. कहाँ है हमारा ट्रायल बैलेंस? हमारा ट्रायल बैलेंस है ये रहा. देखो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही ट्रायल बैलेंस बना के रखा है, और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल भी क्या हो रहा है, सेम आ रहा है. मतलब सर अब हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है. कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जहां पे ट्रायल बैलेंस टैली ना हो, जबकि आपके सिलेबस में ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है. अब सर सिंपल सी बात है, मैंने कहा आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है, और वो एक क्वेश्चन कौन सा रहेगा, आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्लियर? जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले. अब सर विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो चलो शुरू करते हैं. अब सर एडजस्टमेंट हम लोग अपने सम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. हम लोग सारे के सारे सम्स को एडजस्टमेंट के थ्रू ही सॉल्व कर रहे हैं सर, तो इसमें कुछ नया नहीं है. तो सर एडजस्टमेंट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करें, और पहला जो एडजस्टमेंट है विच इज अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक. और हमें सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहां पे आता है. एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट वन से अगर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कुछ ऐसा कहता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इज रुपीज 1,50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, from which the market value of 50% goods is 80,000 and the market value of 50% goods is 70,000. चलो कोई बात नहीं, हम लोग वर्किंग जो है वो एक बार प्रिपेयर कर ले. यहां पे ध्यान दीजिए. सॉरी सर, वर्किंग नोट 1 which is about the closing stock. अब सर आपके क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी देख रखी है, तो सर टोटल वैल्यू है 1,50,000. अब सर इसके दो पार्ट बना लेते हैं. अच्छा लाइन बहुत अच्छी मैं मतलब ड्रॉ कर लेता हूं, तो यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए. सर 1,50,000 के दो पार्ट बना लेते हैं, 50% एंड 50%. तो 1,50,000 का 50% कितना होगा, तो सर 75,000. और रिमेनिंग 50% कितना होगा, बट ऑब्वियसली 75,000. अब सर ये जो फर्स्ट वाला 50% है ना, ये जिसको हम लोग बुक वैल्यू कहेंगे, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 80,000. और इस वाले स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, तो सर 70,000. अब हमें सर सबको पता है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन दोनों में से हमें क्या सिलेक्ट करना है, विच एवर इज लोअर. तो सर इन दोनों में से लोअर कौन सा है, तो सर 75,000. इन दोनों में से सर लोअर कौन सा है, तो सर 70,000. तो जो लोअर है उसको हम लोग सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाए, तो यहाँ पे आएगा 75,000 और यहाँ पे क्या आएगा 70,000. अब सर इन दोनों को हम लोग क्या कर दे, प्लस कर दे, तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,45,000 रुपीज. कितनी हो जाएगी, 1,45,000 रुपीज. अब सर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, और हमें सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का जब एडजस्टमेंट होता है तब उसकी इफेक्ट कहां पे आती है. आई बात सबको समझ में? एक आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक आएगा आप लोगों के असेट साइड में. क्लियर? अब सर हम लोग इसकी इफेक्ट जो है वो दे देते हैं, फटाफट इफेक्ट इसकी दे देते हैं. पहले जाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू कितनी आई, तो सर 1,45,000 रुपीज. अब सर सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी इसकी, तो सेकंड इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट की असेट साइड में. तो असेट साइड में जाके मैं थोड़ा सा नीचे से लिख देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 1,45,000.
आई बात सबको समझ में? इजी था आई थिंक सो। ये एडजस्टमेंट तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी देख के रखा हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 60,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। सर पप्पू एडजस्टमेंट सबसे इजी वाला एडजस्टमेंट यही है सर। क्रेडिट सेल्स है तो चलो फटाफट हम लोग पहले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचते हैं हम लोग, पहले ढूंढेंगे सेल्स को। सर सेल्स की वैल्यू क्या देके रखी है? अब सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है ना वहां पे नेम्स ऑफ अकाउंट लिख के रखे, मतलब आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है। तो इसके लिए सेफर साइड के लिए आप लोग पहले ट्रायल बैलेंस बना लेना, जैसे कि मैंने लास्ट में बनाया हुआ है ना, वैसे आप लोग भी एक बार ट्रायल बैलेंस क्या करना, बना लेना। अब सर जो सेल्स की वैल्यू देके रखी है वो आपको देके रखी है 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा बाय सेल्स, जो कितना है 6 लाख रुपए का। अब सर उसमें क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 60,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो ये अनरिकॉर्डेड हो गया। यहाँ पे प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स और वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000 रुपीज। अब अगर मैं कोई चीज सेल्स में प्लस कर रहा हूं तो सिमिलरली मुझे और कहां पे जाके प्लस करनी पड़ेगी? मेरे डेटर्स में। क्लियर? तो सर डेटर्स की वैल्यू एक बार ढूंढो, डेटर्स की वैल्यू ढूंढो एक बार, कहां है डेटर्स, कहां है डेटर्स? यहां है डेटर्स, डेटर्स ये रहा 1,40,000। तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा डेटर्स 1,40,000 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 60,000 रुपीज। हो गया, इजी था, सबसे इजी है सर। उसके बाद है कैलकुलेट 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मतलब हमें फर्नीचर पे 20% का क्या करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब जब मैंने ट्रायल बैलेंस लिख रहा था तब मुझे कुछ दिखा कि फर्नीचर को मतलब ऐड करके रखा हुआ है। आपने फर्नीचर को क्या करके रखा है? परचेस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा फर्नीचर। अब सर फर्नीचर की वैल्यू आपको कितनी देके रखी हुई है? तो फर्नीचर आपके पास 1,60,000 रुपीज, उसमें आप लोग करेंगे एडिशन। सर एडिशन जो है वो है आप लोगों का 40,000 रुपए का, मतलब आपके पास फिलहाल में टोटल फर्नीचर कितने का है? तो सर आपके पास फिलहाल में टोटल फर्नीचर है 2 लाख रुपए का। कितने का है? 2 लाख रुपए का टोटल फर्नीचर है। अब सर इसकी आप लोगों को मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू काउंट करनी है। आई नो बहुत ही ईजी है, क्योंकि एक फर्नीचर जो है वो आपका है 1/4/2014 का, दूसरा जो फर्नीचर है वो आपका कब का है? 1/10/2014 का। तो सर टाइम के बेस में हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों के दोनों फर्नीचर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर यहाँ पे मैं लास्ट पेज पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर दे। वर्किंग नोट 2 डेप्रिसिएशन। सर हमारे पास जो टोटल है फर्नीचर वो है 2 लाख रुपए का। दो पार्ट हम लोग बात मतलब कर ले, जिसमें एक आएगी वैल्यू 1,40,000 और दूसरी वैल्यू आएगी 60,000 रुपए की। अब सर 60,000 है ना? नहीं 40,000 है, मतलब ये है 1,60, ये है 40,000 रुपए। अब सर डेप्रिसिएशन जो है वो कितना कैलकुलेट आपको करने को कहा है? तो सर 20% कैलकुलेट करने को कहा है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 20% इतना ज्यादा, ओके 20%, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80,000। अब यहाँ पे सर ये वाला जो फर्नीचर है वो आपने कौन सी डेट को खरीद के रखा हुआ है? तो सर आपने खरीद के रखा है 1/10/2014 को। कब खरीद के रखा है? 1/10/2014 को। सर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट हो रहा है? तो सर हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/14 को। कब स्टार्ट हो रहा है? 1/4/14 को। अब यही फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है? तो 31/3/2015 को। क्लियर? तो सर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ यहाँ पे, आपने ये जो फर्नीचर है वो इस डेट को खरीद के रखा है। तो सिंपल सी बात है, आपने ये 1/10/2014 से लेके 31/3/2015 तक इस फर्नीचर को यूज किया होगा, जिसका टाइम ड्यूरेशन कितना हो रहा है? 6 मंथ्स का। कितना हो रहा है? 6 मंथ्स का। तो अब इसके ऊपर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो मल्टीप्लाई बाय 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 4,000 रुपए। अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 4,000 रुपए। क्लियर? तो सर अब अगर टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 80,000 प्लस 4,000, 84,000 रुपीज का आपका क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलती हो रही थी, मुझे पता चल रहा था, ये मेरी कैलकुलेटिंग थोड़ी एरर हो गई। 1,60,000 का 20% होगा 32,000, थोड़ी सी कैलकुलेटिव एरर हो गई, प्लस 4,000, तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 36,000 रुपीज का। वही मैं जब 80,000 लिखा तभी मैं सोच रहा था कि मैंने 80,000 लिखा कहाँ से, बट कोई बात नहीं, होती है गलती। चलो अब टोटल मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 36,000 का। तो यहाँ पे जाके हम लोग बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे
माइनस डेप्रिसिएशन, और जिसकी वैल्यू कितनी है तो सर 36,000 रुपीज। अब इसकी माइनस करके बाहर वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हम लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कि जिसकी वैल्यू कितनी है 36,000 रुपीज। काफी इजी था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ विपुल ऑफ रुपीज 3,000 इज इंक्लूडेड इन द इंश्योरेंस प्रीमियम। अब सर सिंपल ही तो है, मतलब कि आपने विपुल जो शायद तक इस फर्म का ओनर है उसका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे करके रखा है और उसको इंश्योरेंस प्रीमियम में ही लिखा हुआ है। तो सर गलत क्या है? सर गलत ये है कि जो विपुल है वो ओनर है। अब ओनर का पर्सनल खर्चा, अब लाइफ इंश्योरेंस शायद तक ओनर का पर्सनली होगा ना, तो विपुल का पर्सनल खर्चा बिजनेस से पे किया जा रहा है। तो ऐसे मामलों में जो विपुल का पर्सनल खर्चा बिजनेस से पे हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। तो सर जो इन लोगों ने गलती कर दी है कि लाइफ इंश्योरेंस में इसको प्लस कर दिया है, तो यहाँ पे हमें उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और कहां पे जाके प्लस करना पड़ेगा? ड्रॉइंग्स में जाके प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट देखो क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा 24,000। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसकी वैल्यू है 24,000 माइनस ड्रॉइंग्स। अब सर ड्रॉइंग्स की अमाउंट कितनी है? कितना था पर्सनल इंश्योरेंस? 3,000 रुपए का। तो माइनस कर दे तो आउटर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21,000 रुपीज। अब इसको हम लोग यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स में जाके हम लोग इसको कर लेंगे ऐड। तो पहले लिखेंगे कैपिटल, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देंगे लेस ड्रॉइंग्स। अब देखो ड्रॉइंग्स आपको ऑलरेडी कितना देके रखा है? तो ड्रॉइंग्स आपको देके रखा है 36,000 रुपीज। कितना देके रखा है? 36,000 प्लस एडिशन, एडिशन कितना होगा? 3,000 रुपए का। आई बात सबको समझ में? इजी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ एडिशनल बैड डेप्ट ऑफ 15,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेप्ट रिजर्व ऑन डेटर। अगेन सर ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड, या तो ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, याद है आपको? आगे के सम हम लोगों ने करके रखा हुआ था। क्लियर? तो चलो पहले डेटर्स ढूंढते हैं। हमारे डेटर्स कहाँ है? तो डेटर्स है यहाँ पे। अब डेटर्स की जो टोटल वैल्यू है वो आपके कितने की है? तो सर डेटर्स है हमारे पास टोटल 2 लाख रुपए के। डेटर्स हमारे पास कितने हैं? टोटल 2 लाख रुपए के, जिसमें से 1,40,000 आपके डेटर्स थे और 60,000 आपके ये क्रेडिट सेल्स के ऐड हो गए। तो टोटल आपके डेटर्स है 2 लाख रुपए। अब इसमें से आपको पहले तो 15,000 रुपए माइनस कर देने बैड डेप्ट के। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे बैड डेप्ट एडजस्टमेंट 15,000 रुपए। अब इसको माइनस करने के बाद अमाउंट कितनी आएगी? तो 1,85,000 रुपीज। अब उसके बाद वापस माइनस करेंगे बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट। अब बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट आपको कितना कह के रखा है? 5% बोल के रखा हुआ है। तो करिए 1,85,000 का 5% कितना हो रहा है? 9,250। कितना हो रहा है? 9,250। अब इसको माइनस करने के बाद आउटर कॉलम 1,75,750 रुपीज। 1,75,750 रुपीज ये आपका क्या हो जाएगा? आउटर कॉलम ऑफ डेटर। अब सर इस दोनों की सेकंड इफेक्ट हमें करनी पड़ेगी, ये बैड डेप्ट एडजस्टमेंट और बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट। इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? तो आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके हम लोग यहां पे जाके लिख देंगे टू बैड डेप्ट ट्रायल बैलेंस, बैड डेप्ट एडजस्टमेंट, बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, और एक लाइन छोड़ के बैड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, जो पुराना है उसको माइनस कर दो। अब देखो बैड डेप्ट आपको ट्रायल बैलेंस में कितना देके रखा है? तो बैड डेप्ट आपको ट्रायल बैलेंस में देके रखा है 5,000 रुपए। एडजस्टमेंट के थ्रू कितना आया? तो 15,000 रुपए का। बैड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट आया 9,250। देखो मैं वापस गलत नहीं होना चाहूंगा इसलिए एक बार देख लेता हूं। 9,250 9,250, हाँ 9,250। अब उसके बाद है इन तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे। अब बैड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में आपको देके रखा है 6,000 रुपए। कितना देके रखा है? 6,000 रुपए। इसको माइनस करना है तो चलो अब हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस 9,250। तो टोटल आ रहा है 29,250। उसमें से 6,000 को मैं माइनस कर दूं तो टोटल कितना आ रहा है? 23,250 रुपीज। क्लियर? दोनों साइड के इफेक्ट समझ में आ गए कि सर डेटर्स में से हम लोग ये सारी चीजों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे और पीएनएल अकाउंट में जाके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे।
असेट साइड, दैट मींस डेबिट साइड, डेबिट में से अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, डेबिट साइड में ही आएगी। सर हर जगह पे एक कंसेप्ट जो है वो फॉलो होता है, आपको सिर्फ सोचने का अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ सर एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट आ गए। एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 17,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज ऑन डेट 1/10/2014, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सबसे इजी एडजस्टमेंट है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे पहले तो कैपिटल। देखो इसको अब लिखना कैसे ना वो एक बार समझने की कोशिश करना। पहले हम लोग जाके लिखेंगे क्या, कैपिटल। अब सर कैपिटल की आपकी वैल्यू कितनी देके रखी है, तो सर कैपिटल की वैल्यू देके रखी है 2,17,000 रुपए। कितनी देके रखी है, 2,17,000 रुपए। मैं लिख रहा हूं 2 लाख, रीजन बता दूंगा। प्लस एडिशन कितने का है, 17,000 रुपए का। देखो हो गया 2,17,000 रुपए। 2 लाख रुपए का आपका कैपिटल ऑलरेडी था, उसमें से 17,000 का कैपिटल आपने ऐड करके रखा है। अब सर अगर एडजस्टमेंट में कोई भी ऐसी कोई चीज देके रखी है ना कि जहां पे एडिशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी उसकी इफेक्ट हो चुकी है, तो आपको वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ऐसी गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि पहले लिखो 2,17,000 उसमें प्लस करो और 17,000, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर डबल काउंटिंग करोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रॉन्ग आएगा, कैपिटल का टोटल है वो भी रॉन्ग आएगा, एंड द फाइनल थिंग बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। आई बात सबको समझ में, तो आपको ध्यान में रखना है। अब सर इसके इफेक्ट मतलब हम लोग आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे तो अब तक आप लोगों को ये सारी चीजें कैलकुलेट करना आ गया होगा, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से सिखाऊं। तो यहाँ पे जाके हम लोग करेंगे वर्किंग नोट 3 विच इज अबाउट द आईओसी। अब सर हमारे पास टोटल जो कैपिटल है वो है 2,17,000 का, उसको हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट कर देते हैं। पहला पार्ट आएगा 2 लाख का और दूसरा पार्ट आएगा 17,000 का। कैलकुलेट कितना करने को बोला है, 10%, तो इसका 10% होता है 20,000 रुपए। अब सर ये जो कैपिटल है बिजनेस में लेके कब आए हैं, तो ये जो कैपिटल है बिजनेस में लेके आए हैं 1/10/2014 को, 1/10/2014 को। अब हमें पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है, तो 31/3/2015 को। मुझे बताओ कितना टाइम इस पैसे को यूज किया आपने, 6 महीने पैसे को यूज किया, तो सर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी उतना ही लगेगा। सो 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो अमाउंट क्या आएगी, 1700 और 850, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 17,000 इंटू 5%, 850। अब सर टोटल कितना हो गया, तो 20,000 प्लस 850, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, 20,850 रुपए। तो सर ये आपका हो गया आईओसी, और हमें पता है कि आईओसी की जो इफेक्ट है वो हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट के अंदर प्लस आईओसी 20,850, और इसकी जो सेकंड इफेक्ट है वो कहाँ पे आएगी, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे आईओसी 20,850 रुपीज। ओके चलो, अब लास्ट एडजस्टमेंट देखा, चुटकियों में एडजस्टमेंट खत्म हो गई ना। लास्ट एडजस्टमेंट, इनवॉइस ऑफ रुपीज 10,000 फॉर द परचेज इज रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स विच इज नॉट रिकॉर्डेड बाय एरर। मतलब सर सीधा सा मतलब है, आपने 10,000 रुपए का परचेज रिकॉर्ड ही नहीं करके रखा है, घुमा फिरा के बात करके रखे हुई है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है 10,000 का परचेज है वो आपका रिकॉर्ड होना बाकी है। अब जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज प्लस हो जाएगा, और अगर जब परचेज प्लस होगा तो उसके साथ और क्या प्लस होगा, क्या होगा, क्रेडिटर्स। वेरी गुड। तो यहां पे जाके हम लोग करेंगे अब ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में जाके हम लोग लिख देंगे टू परचेज। अब सब परचेज की वैल्यू कितनी देके रखी है, तो परचेज की वैल्यू देके रखी है 3 लाख रुपए, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 10,000 रुपए। अब सर इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगी, तो हम लोग जाएंगे क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स कहाँ है, क्रेडिटर्स कहाँ है, क्रेडिटर्स यहाँ पे है, और उसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज। कितनी है उसकी वैल्यू, 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू है 60,000 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए। अब इसी के साथ हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट क्या हो गई, समाप्त। हेलो क्या हो गई, समाप्त। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या रह गया सर, ट्रायल बैलेंस को खाली कर दो, सम हो गया खत्म। सर पहला देके रखा है कैपिटल, क्या हमने कैपिटल लिख दिया क्या, सर कैपिटल लिख दिया क्या, हाँ लिख दिया। ड्रॉइंग्स हो गया, सेल्स चलो एक बार देख लेते हैं।
ये क्या, अगर नोटबुक में अगर सम होता है तो आपके सामने पूरा का पूरा पिक्चर होता है, मुझे बार बार इस स्लाइड को घुमाना पड़ा है, इसलिए मुझे ये देखना पड़ रहा है। सेल्स आ गया, परचेज आ गया, सेल्स रिटर्न अभी भी बाकी है, तो यहाँ पे जाके पहले तो मैं मार्कर का कलर चेंज करूंगा, माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा, एसआर का मतलब तो सबको समझ में आ रहा है ना, सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न आपका, तो सर सेल्स रिटर्न है आपका 5,000 रुपए का, तो यहाँ पे माइनस कर देता है। उसके बाद है आपका परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न यहां से माइनस कर दो, सीधा ही तो है। अब इससे इजी और तो क्या हो सकता है, 4,000 रुपए। अब उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे ओपनिंग में आएगा, तो टू ओपनिंग स्टॉक, कि जिसकी वैल्यू आपको कितनी देख रखी हुई है, तो 10,000 रुपए की। चलो, उसके बाद है सैलरी। अब सर सैलरी जो है उसमें बाजू में आपको ब्रैकेट बना के है ना कुछ लिख के रखा हुआ है, सोचो एक बार क्या लिखा हुआ है, रीड करो, तब तक मैं थोड़ा सा इसको सेटल कर दूं। सर सैलरी जो है वो कुछ ऐसा लिख के रखा है, फॉर 11 मंथ्स ओनली, मतलब ये जो सैलरी आपने देके रखी हुई है कितने महीने की देके रखी है, 11 महीने की देके रखी है। कितने महीने की देके रखी है, 11 महीने की। अब सर हमें पता है कि एक साल के अंदर ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कितने मंथ्स होते हैं, तो सर उसमें 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने। दैट मीन्स कि हमें 12 महीने की सैलरी पे करनी है ना। हमें कितने मंथ की सैलरी पे करनी है, 12 मंथ्स की सैलरी पे करनी है। हमने कितने मंथ्स की पे करके रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 11 महीने की पे करके रखी है। तो इसका मतलब तो ऐसा ही होगा ना, एक महीने की सैलरी बाकी है, एक महीने की सैलरी क्या है, बाकी है। अब सर ये एक महीने की सैलरी निकाले कैसे, तो देखो 1,10,000 आपको दे के रखा है, उस 1,10,000 को हम लोग डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। क्यों, क्योंकि जितनी सैलरी आपने पे करके रखी है ना उतनी सैलरी आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, और आपने सैलरी कितने मंथ की पे करके रखी है, 11 महीने की। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो आपको एक महीने की सैलरी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग इसको कैसे करेंगे, 1,10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000, तो अब आपकी टोटल सैलरी कितनी हो गई, 1,20,000 हो गई, और यही शायद तक पे भी हमें करना था। अब 10,000 आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। तो सर इसको हम लोग जाके लिख देंगे लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड में जाके हम लोग लिख देंगे, और इसको यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपए। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपए। आई होप सो कि ये चीजें जो है वो आपको समझ में आई होगी। सर इसको हम लोग कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। और एग्जाम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एग्जाम में आपको कुछ नीचे की एडजस्टमेंट देके रखी होगी और एक आध दो तो हिडन एडजस्टमेंट देके ही रखेंगे। आपको काफी ध्यान से इस चीजों को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 10% बैंक लोन। अब सर बैंक लोन है हमारे लिए लायबिलिटी, तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूं 10% बैंक लोन, जिसकी अमाउंट आपको कितनी देके रखी हुई है, तो सर 1,00,000 रुपए। कितनी देके रखी है, 1,00,000 रुपए। अब उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन, मतलब ये जो लोन आपने लेके रखी हुई है उसका इंटरेस्ट भी तो हमें पे करना पड़ेगा ना। देखो चलो उसका इंटरेस्ट हमें कितना देके रखा है, तो सर उसका इंटरेस्ट हमें जो है वो देके रखा है 5,000 रुपए। चलो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपए। सर क्यों 5,000 आपने इनर कॉलम में लिखा, सोचो आपने लोन कितने की लेके रखी हुई है, यहाँ पे ध्यान दो, आपने जो लोन है वो कितने की लेके रखी हुई है, 1,00,000 की। सर 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000। 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000। तो आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे करना है ना, कितना इंटरेस्ट पे करना है, 10,000। हमने कितना पे करके रखा है, हमने कितना पे करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो बाकी के 5,000 क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग। हेलो क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपए। तो टोटल अब कितना हो गया, 10,000। देखो सर काफी माइनर माइनर चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको हिडन एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंस देके रखी हुई। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो फेमस इसलिए है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहला उसमें ट्रायल बैलेंस नहीं देके रखा है, आपको खुद को बनाना है। दूसरा कि उसकी हिडन एडजस्टमेंट की वजह से, ये दूसरी हिडन एडजस्टमेंट में है कि जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है। आई बात सबको समझ में। अब सर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो 5,000 रुपए का है तो वो तो आपकी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि आपको टोटल 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना था, जिसमें से आपने पे कितना करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो बाकी के 5,000 आपके आउटस्टैंडिंग हो गए ना। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की सेकंड इफेक्ट आपकी कहां पे आएगी, तो सेकंड इफेक्ट आएगी आप लोगों की लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन
लोन जिसकी वैल्यू कितनी है 5,000 रुपए, जिसकी वैल्यू कितनी है 5,000 रुपए। आई बात सबको समझ में? क्लियर? नाउ नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। क्या है? बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल हमें सबको पता है कि कौन सी साइड आएगा, आपके असेट साइड में। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू क्या देके रखी है? तो सर 6,000 रुपए। उसके बाद है बिल्स पेबल, तो वो असेट साइड में आएगा, और सॉरी लायबिलिटी, बिल्स पेबल। अब सर बिल्स पेबल की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? तो 5,000 रुपए की। अब सर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। अच्छा, ये जो डिबेंचर है वो क्या होता है? तो डिबेंचर काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी होता है कि जो कंपनी इश्यू करती है और पैसों को रेज करती है। अब हमने उस सिक्योरिटी को परचेज करके रखा है, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट ही हो गया है ना। तो सर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको कितनी देके रखी हुई है? तो इस इन्वेस्टमेंट की आपको वैल्यू देके रखी है 10,000 रुपए। कितनी देके रखी है? 10,000 रुपए। क्लियर? अब उसके नीचे आपको देके रखा है इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। अब सर वापस वही कैलकुलेशन, जैसा लोन का था ना वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पे भी करना है। कैसे? देखो, 1,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करके रखा है जिसमें आपको 12% का रिटर्न मिलने वाला है, मतलब 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 1,00,000 का 12% कितना होगा? 1,00,000 का 12% कितना होगा? 1,00,000 का 12% कितना होगा? कितना होगा? 12,000 रुपए। कितना होगा? 12,000 रुपए। मतलब आपको टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए था? 12,000। आपको कितना पैसा मिला है? सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। तो 6,000 बाकी ऐसा माना जाएगा ना। चलो इसकी इफेक्ट कर ले। तो यहां पे ध्यान देते हैं, यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वैल्यू आएगी 6,000 रुपए, प्लस रिसीवेबल। यहां पे आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा जाएगा, यहां पे क्या लिखा जाएगा? रिसीवेबल, मिलना बाकी है। कितना? 6,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। अब भी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है 12,000 कैसे आया। 1,00,000 का 12%, अब 1,00,000 क्या है? तो देखो इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर आपका कितने का है? 1,00,000 का है। उसका 12% कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। तो सर 12,000 रुपए आपको टोटल क्या पे करना था? इंटरेस्ट जो है वो पे करना था, जिसमें से आपने 6,000 पे करके रखा है, तो बाकी का 6,000 क्या होगा? आउटस्टैंडिंग, दैट इज रिसीवेबल। अब सर असेट्स है, मतलब सॉरी इनकम जो है वो आपकी रिसीव होनी बाकी है। तो इनकम अगर रिसीव होनी बाकी है तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? असेट्स हो जाता है। हमारे लिए क्या हो जाता है? असेट्स हो जाता है। तो सर असेट साइड में जाके इसकी सेकंड इफेक्ट करेंगे, असेट साइड में जाके इसकी सेकंड इफेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे से करेंगे ताकि सारी चीजों को हम लोग मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे रिसीवेबल इंटरेस्ट 6,000 रुपए। अच्छा, ये INT का मतलब होता है इंटरेस्ट। ओके, अब उसके बाद डेटर्स, डेटर्स लिख दिया क्या? हाँ लिख दिया। क्रेडिटर्स, हाँ लिख दिया। फर्नीचर डन, एडिशन ऑन फर्नीचर डन। ऑफिस एक्सपेंस बाकी है, तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंस। यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस की हमारी वैल्यू क्या है? ऑफिस एक्सपेंस की हमारी वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 2 ऑफिस एक्सपेंस। अब ऑफिस एक्सपेंस की वैल्यू है हमारी 30,000 रुपए। उसके बाद है बैड डेप डन, बैड डेप रिजर्व डन। इंश्योरेंस शायद तक हो गया है, हाँ डन। उसके बाद है कैश बैलेंस 50,000 रुपए। चलो फटाफट जाके लिख दे कैश बैलेंस असेट साइड में। कैश बैलेंस, अच्छा मैंने आगे वाली एडजस्टमेंट किया, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। कैश बैलेंस वैल्यू कितनी है कैश बैलेंस की? 50,000 रुपए। अब उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? तो सर 18,000। अब उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड। अच्छा कौन सा वर्ड यूज किया है? कमीशन रिसीव्ड। तो ये कमीशन रिसीव्ड जो है वो आपकी कौन सी साइड में आएगा? तो सर इनकम साइड में। तो यहां पे जाके मैं लिख देता हूं बाय कमीशन रिसीव्ड, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपए। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5,000 रुपए। तो देखो हो गया ना सर ये चुटकियों में सम। सर काफी इजी सम है।
बट थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ की कौन सी इफेक्ट होने वाली है। तो चलो अब सर हम लोगों ने सारी की सारी एडजस्टमेंट को सॉल्व कर दिया, हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के जितने भी पर्टिकुलर्स थे उसको हम लोगों ने उसके अकाउंट्स में डाल दिया। अब हमारा काम क्या रह रहा है, कैलसी को उठाना है और टोटलिंग करना है। क्लियर? तो चलो पहले हम लोग ओपन करते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग पहले सारी के सारे फिगर्स को बाहर लिख दे, तो इसको बाहर लिख देते हैं। तो 3 लाख प्लस 10,000 माइनस 4,000, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, तो सर 3,06,000 रुपये। वैसे ही सर यहाँ पे सेल्स को भी बाहर लिख दे, तो 6,60,000 माइनस 5,000, तो कितना आ रहा है 6,55,000 रुपीज। क्लियर? अब इसको हम लोग प्लस कर दे 1,45,000, तो टोटल कितना हो रहा है, तो सर टोटल हो रहा है 8 लाख रुपए का। चलो मुझे पेज जो है वो नीचे नहीं ले जाना, यहीं पे जाके लिख देता हूँ 8 लाख रुपए। अब अगर यहाँ पे 8 लाख है तो यहाँ पे भी 8 लाख ही आएगा। क्लियर? अब उसके बाद दोनों की दोनों फिगर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस 10,000 माइनस 3,06,000, तो यहाँ पे टोटल जो है मतलब जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 4,84,000 रुपीज। और यहाँ पे जाके मैं क्या लिख दूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में जाके लिख दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना लिख दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड द अमाउंट इज 4,84,000 रुपीज। अब सर इसकी सेकंड इफेक्ट हम लोग कहां पे जाके करेंगे, तो हमें सबको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में जाके क्या लिख दूंगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, तो 4,84,000 रुपीज। अब सर इसका भी टोटल कर दे, तो प्लस 12,000 प्लस 5,000, तो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, तो सर टोटल आ रहा है 5,01,000। टोटल कितना आ रहा है 5,01,000। तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा 5,01,000 डबल लाइन सिंगल लाइन, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 5,01,000 डबल लाइन सिंगल लाइन। अब सब कुछ माइनस कर दे, तो माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 1,20,000 माइनस 20,850 माइनस 23,250 माइनस 21,000 एंड माइनस 36,000। तो टोटल कितना आ रहा है, तो सर 2,39,900 रुपीज। कितना आ रहा है, 2,39,900 रुपीज। तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा 2,39,900 रुपीज, और ये क्या हो जाएगा अपना टू नेट प्रॉफिट, जिसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। अब सर इसकी सेकंड इफेक्ट हमें कहाँ पे करनी पड़ेगी, तो सर कैपिटल अकाउंट की सेकंड इफेक्ट होगी आप लोगों के, मतलब सॉरी नेट प्रॉफिट की सेकंड इफेक्ट आपकी कहाँ पे होगी, तो सर नेट इफेक्ट की सेकंड इफेक्ट आपकी होगी कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे जाके मैं प्लस कर दूंगा, प्लस नेट प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू कितनी है 2,39,900 रुपीज। ऑकवर्ड अमाउंट है बट कोई बात नहीं चलेगा, प्लस 2 लाख प्लस 17,000 प्लस 20,850, तो टोटल कितना आ रहा है 4,77,750 रुपीज। अब उसमें से दोनों की दोनों चीज़ें माइनस कर दे, तो माइनस 36,000 और माइनस 3,000, तो वैल्यू कितनी आ रही है 4,38,750 रुपीज। कितनी अमाउंट आ रही है 4,38,750 रुपीज, प्लस 1 लाख प्लस, अब सीधा ही है ना, प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस, देखो ये वैल्यू बाहर लिखनी बाकी रह गई ना, प्लस 70,000 प्लस 18,000 एंड प्लस 5,000 रुपीज। तो टोटल कितना बन रहा है, तो 6,46,750। अब आई होप सो कि आपको इस साइड का भी टोटल सेम ही आए। तो माइनस 50,000 माइनस 6,000 माइनस 1,45,000 माइनस 6,000 माइनस 1,75,750 माइनस 1 लाख, ये वैल्यू हमारी बाहर लिखनी बाकी रह गई है, और इस वैल्यू का टोटल हो रहा है 1,64,000 रुपीज़। और इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा, आपकी जो बैलेंस शीट है वो क्या हो गई, टैली हो गई। क्लियर? सर काफ़ी इजी सा सम था, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इस सम के अंदर, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना था
कि कुछ हिडन एडजस्टमेंट आपको देके रखी है जिसको आपको फोकस करना है और ट्रायल बैलेंस इस क्वेश्चन के अंदर बनाना है। सर इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकी जो हिडन एडजस्टमेंट है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सैलरी की जो हिडन एडजस्टमेंट थी वो तो काफी इजी थी, उसमें कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाना था, बट द थिंग इज दैट ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों की जो हिडन एडजस्टमेंट थी वो थोड़ी बहुत आप लोगों को शायद तक कंफ्यूज कर सकती है। आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी आ रही है यू कैन कमेंट, तो फिर हम लोग शायद तक कहीं ना कहीं पे आपके कमेंट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।